हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है जिसमें हमारे EORO का टेस्ट नंबर है वो 55 रहने वाला है। ये आज का जो आपका टेस्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हम 40 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। अगर आज के टेस्ट की बात करें तो आज के हमारे टेस्ट में आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो आपकी आर्थिक समीक्षा के साथ साथ है वो राजस्थान का बजट आपके राजस्थान जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट दो टॉपिक आज लेके आई हूँ। साथ में ही आपके जो पार्ट बी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे इम्पोर्टेंट है आज का आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में हम क्या कवर करेंगे, साथ में तो जो आपके डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, इनके द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट है वो मिसाइलें या मिशन है वो लॉन्च किए गए हैं उन पे हमें चर्चा करेंगे। साथ में ही जो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय समिट है उनके बारे में, और भारत में जो अभी मिशन या सम्मेलन है जिनकी अध्यक्षता हुई है या फिर जो मिशन 2023 में होंगे, जो सम्मेलन होंगे, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा का। जो पहला, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन 2014 का उप मिशन नहीं है। सबसे पहली बात तो जो राष्ट्रीय कृषि एवं विस्तार व तकनीकी मिशन है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कृषि विस्तार एवं पुनर्गठन, कृषि विस्तार एवं पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना। अब इसमें पूछे कि इस मिशन के अंतर्गत है वो कितने उप मिशन है, तो उप मिशन की बात करें तो इसमें 4 उप मिशन है। 4 कौन कौन से, कृषि विस्तार पर उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन, बीज रोपण सामग्री पर उप मिशन, और चौथा जो है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये आपका गलत है, तो इसमें तो ये पूछो मिशन नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, जो कि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं है। तो चौथा कौन सा है, चौथा है आपका कृषि में ई गवर्नेंस स्कीम, कृषि में ई गवर्नेंस स्कीम ये आपका चौथा उप मिशन है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। इसके 4 उप मिशन आपको याद रखने हैं। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि विस्तार का पुनर्गठन करना एवं सशक्तिकरण करना। अगर आपसे सेंटर और स्टेट का अगर वित्त पोषण का जो अनुपात पूछ ले तो वो आपका है 60:40, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन, और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है वो नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 20 के अंतर्गत किसी कार्य या लोप के कारण हुए नुकसान के लिए दोषी कार्मिक पर निम्न में से क्या कार्रवाई नहीं की जा सकती, वाद या अन्य विधिक कार्रवाई, जुर्माना, कारावास की सजा, और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वाद या अन्य विधि कार्यवाही है वो उस कार्मिक पर नहीं की जा सकती। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। अगर धारा 20 की बात करें कि धारा 20 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि जो निर्वाचक नामावली होती है, निर्वाचक नामावली वो तैयार करते समय जो सशक्त वहाँ के जो ड्यूटी पे जो लोग होते हैं, जो ड्यूटी पे जो कार्मिक होते हैं, वो अपने उनके कर्तव्यों का अगर भंग हो जाता है, तो अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी जो निर्वाचक कार्य कर रहा है, निर्वाचक नामावली बना रहा है, यानी निर्वाचक कार्य करता है, इसमें अपनी अगर ड्यूटी में कोई लापरवाही करता है तो उसे दंड का प्रावधान है। दंड क्या होगा, उसे जुर्माना होगा, कारावास होगा। जुर्माना कितना होगा, जुर्माना तो होगा 1000 से 2000 रुपये, 1000 से 2000 रुपये तक का हो सकता है। सजा कितनी हो सकती है, 3 माह से 2 वर्ष तक, 3 माह से 2 वर्ष तक है उसको सजा हो सकती है। लेकिन उसमें साफ दिया हुआ है कि जो न्यायालय यानी कोर्ट है वो स्वयं संज्ञान नहीं ले सकता, यानी कि जो न्यायालय ऐसा दंड है वो तब भी देगा जब आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, या फिर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद है, या फिर उससे संबंधित जो जिला निर्वाचक अधिकारी है,
जिला निर्वाचक अधिकारी है, इनके कहने पर है ये जो शिकायत है वो दर्ज की जाएगी या इनके खिलाफ है वो इन्हें दंड दिया जाएगा दोषी मानकर, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर है वो कोई भी विधि कार्यवाही नहीं होगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है फर्स्ट होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अग्नि प्राइम है सतह से वायु पर मार करने वाली मिसाइल, वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, वायु से वायु पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है वो अग्नि प्राइम मिसाइल है। अगर इसकी बात करें कि इसकी रेंज कितनी है, ये किस रेंज तक है वो जा सकती है, तो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ। इसके साथ ही आपको एक और मिसाइल कौन सी? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये भी आपको याद रखनी है। ये भी किसने बनाई है? ये DRDO ने बनाई है और ये भारत और इजराइल के लिए बनाई गई है। किसके लिए? भारत और इजराइल के लिए। ये एक वायु रक्षा प्रणाली है, वायु रक्षा प्रणाली है जो कि 70 किलोमीटर तक की रेंज तक, 70 किलोमीटर तक की रेंज तक है वो अपने टारगेट को भेज सकती है। तो ये कौन सी है? ये तो मीडियम रेंज टू सरफेस टू एयर मिसाइल है जो DRDO द्वारा विकसित है, 70 किलोमीटर तक अपने जो टारगेट है उसको भेज सकती है। अग्नि प्राइम है, इसकी रेंज कितनी है? इसकी है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, सही कथन हमें बताना है। राजस्थान का 2021-22 में तिलहन उत्पादन 92.04 LMT रहा। तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान खरीफ का है। राज्य का 2000 ये 22-23 होगा, यहाँ पे 22-23, यहाँ पे भी क्या होगा? 22-23 होगा। में गन्ना उत्पादन है वो 3.94 LMT रहा है और गन्ना उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। और हमें इनमें चारों में से सही कथन है वो बताना है। अगर इसमें सही कथन की बात करें तो राजस्थान का जो 2022-23 में तिलहन उत्पादन है वो कितना रहा है? तिलहन उत्पादन रहा है 99.78 LMT रहा है। और इसमें जो तिलहन में सर्वाधिक योगदान खरीफ का ना होकर के किसका रहा है? रबी का रहा है। क्योंकि 99.78 है तो इसको आप 99 मान लीजिए, 99 में 66:33, यानी 66 तो आपका रबी का रहा है और जो खरीफ का है वो कितना रहा है? 33 रहा है। तो ये भी आपका जो गलत हो जाएगा कि खरीफ का योगदान है, नहीं, किसका है? रबी का ज्यादा योगदान रहा है। फिर अगला बात करें कि राज्य का 2022-23 का गन्ना उत्पादन है वो कितना रहा है? गन्ना उत्पादन रहा है 2.18 LMT, 2.18 LMT। गन्ना उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, नहीं, कमी दर्ज की गई है। कमी कितनी? -32.09%। तो इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन सही नहीं है, इसके चारों के चारों क्वेश्चन गलत दे रखे हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान का जो तिलहन उत्पादन है वो उसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई है, यानी इसमें कमी हुई है -2.82%। गन्ने में भी कमी हुई है 32.09%। और अगर पूछ ले कुल आपका तिलहन उत्पादन है 99.78, 99 मान के चलिए, 99 जिसमें से 66 है वो रबी का है और 33 किसका है? खरीफ का है। गन्ना उत्पादन कितना रहा है? 2.18 LMT रहा है, जिसमें 32.09 की नकारात्मक वृद्धि दर है वो दर्ज की गई है। तो इसमें से चारों के चारों आपके गलत है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मेवाड़ से लेकर चित्रकला का स्वर्ण युग है वो निम्न में से कौन सा रहा है? 1628 से 1652 में महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में, 1652 से 1680 महाराणा जय सिंह के शासनकाल में, 1680 से 98 महाराणा जय सिंह प्रथम, 1698 से 1710 अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट, 1628 से 1652 में मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग रहा था। जो काल किसका था? शासन काल था जगत सिंह प्रथम का। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत नगरपालिका के सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक अर्हता है, उसके निवास स्थान में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं करता हो, न्यूनतम आयु 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो, और उपरोक्त सभी। और इन जो तीन है ये तो तीनों इसकी अर्हता है ही है, यानी योग्यता है ही है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। इसके साथ इनकी एक और है, और क्या है कि निवास क्या कि जो नगरपालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए, नगरपालिका के
वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए। और अगर उसमें जो सीट आई है वो अगर आरक्षित वर्ग की है, आरक्षित वर्ग की यानी कि आरक्षित में कौन सा भी किसी भी आरक्षित वर्ग, वो जो वर्ग हो सकता है, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया या फिर महिला वर्ग हो गया, तो उसी संबंधित वर्ग का उम्मीदवार होना चाहिए। जैसे एसटी की सीट है तो एसटी वर्ग का ही क्या होना चाहिए, वो निर्वाचक वो होना चाहिए, उम्मीदवार होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। इसकी जो तीनों की तीनों जो योग्य व्यक्ति होना चाहिए, तीनों की तीनों शर्तें सही हैं, साथ में ये दो शर्तें भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अर्जुन MK-A1 अल्फा किसके द्वारा विकसित किया गया, स्पेसएक्स, नासा, DRDO और इसरो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, DRDO के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगर हम अर्जुन MK-A1 अल्फा की बात करें तो ये जो अर्जुन टैंक है उसकी तीसरी पीढ़ी का बना हुआ है, उसकी तीसरी पीढ़ी है। साथ में ये DRDO द्वारा विकसित है, तो यानी स्वदेशी हो गया, स्वदेशी हो गया। साथ में अगर इसकी रेंज की बात करें यानी इसकी गति की बात करें तो इसकी जो गति है वो 70 किलोमीटर पर हावर है, पर हावर गति से ये चल सकता है। अगर इसके बात करें कि ये हर मौसम में, चाहे दिन हो रात हो, किसी भी या फिर कोई मौसम हो, तो उसमें अपने टारगेट को ये भेज सकता है। तो अर्जुन MK-A1 अल्फा है, ये DRDO द्वारा विकसित है यानी कि स्वदेशी है। अर्जुन टैंक की तीसरी पीढ़ी का है, 70 किलोमीटर पर हावर इसकी जो गति है, स्पीड है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। 2007-8 में शुभारंभ हुआ था, ये बिल्कुल सही है। 2007-8 में राज्य में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो प्रारंभ किया गया था। इसमें खाद्यान्न उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए तिलहन को शामिल किया गया, ये गलत है। 2018-19 में इसका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा न्यूट्रिशियल मिशन कर दिया गया, बिल्कुल सही है। और इसमें गेहूं, दलहन, जौ, बाजरा, मक्का ये सारी फसलें शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में सादेवाला कुएं में खनिज तेल मिलने का पता चला है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जो सादेवाला है वो किस जिले में पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर में। सादेवाला कुआं है जो खनिज तेल मिलने का पता चला है वो जैसलमेर में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 20 के तहत दंडित किसी भी अपराधी का संज्ञान कोई भी न्यायालय नहीं करेगा यदि राज्य निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई हो। बिल्कुल सही है, यानी कि इनके द्वारा अगर नहीं की गई है तो न्यायालय उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेगा। अगर इन्होंने की है यानी स्टेट कमीशन अधिकारी ने की है या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी ने की है तो ये न्यायालय इस पर संज्ञान लेगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। धारा 20 के अंतर्गत किसी कार्य या लोप के कारण हुए नुकसान के लिए दोषी कार्मिक पर वाद या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये भी बिल्कुल सही है। धारा 20 के अंतर्गत दोषी होने पर दोषी अधिकारी और कर्मचारी को जुर्माना या कारावास की सजा दोनों से दंडित किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, मैंने धारा 20 थी वो आपको पहले समझा दी थी। अगर उस पे लैंग्वेज से क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार बनेगा। अब आप इसको देख सकते हैं कि आपके लैंग्वेज पे क्वेश्चन है वो किस प्रकार है बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। अब इसमें तो मैंने तीनों की तीनों चीजें सही बताकर ये नीचे उपयुक्त सभी दे दिया, उसमें जरूरी नहीं उपयुक्त सभी दे दी, उसमें एक चीज गलत भी दे सकता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखना कि आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है हमें। इस साइड है वो युद्ध अभ्यास दिए गए हैं और इस साइड है वो देश दिए गए हैं। किन किन देशों के मध्य ये युद्ध अभ्यास है वो हुए हैं। कोंकण 2023, वायु प्रहार, अल मोहद अल हिंद 23 और बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है कोंकण 2023। कोंकण 2023 भारत और चीन, ये गल दिया हुआ। ये किसके बीच में हुआ है, ये भारतीय नौसेना। ये जो कोंकण 2023 है ये नौसेना का अभ्यास है। किसका है, नौसेना अभ्यास है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो ये भारतीय नौसेना और दूसरी किसके बीच, रॉयल नेवी यानी ब्रिटेन की जो नौसेना है रॉयल नेवी के बीच में हुआ था। कोंकण दिए गया यानी ये कोंकण तट पर हुआ था, तो अरब
अरब सागर का जो कोंकण तट है उस पे ये अभ्यास है, वो तट पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी है। किसके बीच में? नौसेना का अभ्यास है, भारतीय और रॉयल नेवी यानी ब्रिटेन के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? अरब सागर के कोंकण तट पे हुआ। अगला बात करें वायु प्रहार। जो वायु प्रहार है ये किन के मध्य में हुआ है? ये भारतीय वायुसेना और जो भारतीय सेना है उनके मध्य में हुआ है। ये किसका है? भारत का ही अभ्यास है वायु प्रहार। क्यों हुआ? जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है उसके तहत है वो भारतीय सेना तथा भारतीय वायुसेना के मध्य ये संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। ये एलएसी जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें किया जा रहा है, एलएसी पूर्वी क्षेत्र में ये किया जा रहा है। तो वायु प्रहार है ये भारतीय जो सेनाएं हैं, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना उनके मध्य ही संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगले की बात करें अल मोहद अल हिंद 23। तो ये अभ्यास किन किन के मध्य हुआ है? ये भारतीय नौसेना और जो रॉयल सऊदी नौसेना है उनके बीच में हुआ है। भारतीय नौसेना के बीच में और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच में हुआ है। यानी ये अभ्यास भी किसका है? ये अभ्यास नौसेना का है। ये अभ्यास नौसेना का है। और अगर इसके आयोजन का पूछ ले कि इसका आयोजन है वो कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन है वो सऊदी अरब में हुआ, सऊदी अरब में। और वहाँ जगह पूछ ले तो जुबेल है जो सऊदी अरब में पड़ता है, वहाँ इसका आयोजन हुआ था। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? भारत और सऊदी अरब के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, ये आपका बिल्कुल सही है। बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये आपका सही होगा। तो सुमेलित कौन सा है? आपका ऑप्शन 4 है वो सुमेलित दिया गया है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र है। इसका 13वां तो संस्करण हुआ था। कौन सा? 13वां संस्करण भारत और सिंगापुर के बीच में, और सैन्य अभ्यास है। अगर इसका आयोजन पूछ ले तो इसका आयोजन है हमारे जोधपुर में हुआ था, यानी राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन है वो हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। सुमेलित नहीं है लघु जोत, मध्यम जोत, सीमांत जोत और वृत्त जोत, यानी इसके वो है क्राइटेरिया देखा गया है कि कितने से कितने हेक्टेयर में ये लघु जोत होती है, मध्य जोत होती है, सीमांत और वृत्त जोत होती है। तो इनमें से एक है वो सुमेलित नहीं है। ये मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है तो आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। लघु जोत है वो 1 से 2 हेक्टेयर बिल्कुल सही है। मध्यम जोत की बात करें तो 6 से 10 हेक्टेयर नहीं है, 4 से 10 हेक्टेयर होगा। 4 से 10 हेक्टेयर होता है वो मध्यम जोत होता है। सीमांत जोत की बात करें तो 1 हेक्टेयर से कम, और वृत्त जोत की बात करें तो 10 हेक्टेयर से कम। सबसे कम कौन से होते हैं? वृत्त होते हैं, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं। तो ये इनका प्रतिशत कितना है? 4.65% है। सबसे ज़्यादा है वो कौन से होते हैं? सीमांत होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इनका कितना है? 40.12%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित है? नाभिकीय ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, भारतीय सतत ऊर्जा विकास निगम। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 नाभिकीय ऊर्जा निगम है, राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह के द्वारा संचालित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका के किसी स्थान को भरने हेतु सदस्य होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष और 22 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 21 वर्ष पूरी कर लेने पर ही आप को ये उम्मीदवार होता है। तो उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष पूरी कर ली होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। भारत और अमेरिका के मध्य 2022 में निम्न में से कौन सा युद्ध अभ्यास है वो नहीं हुआ? टाइगर ट्रफ, युद्ध अभ्यास, संगम अभ्यास और वज्र अभ्यास। तो इसमें सबसे पहले बात करें टाइगर ट्रफ। तो टाइगर ट्रफ है ये इसका सेकंड तो संस्करण हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर में, अक्टूबर 2022 में। सॉरी दिसंबर में नहीं, अक्टूबर 2022 में हुआ था। टाइगर ट्रफ सेकंड संस्करण हुआ था। हुआ कहाँ पे? विशाखापट्टनम में हुआ था। विशाखापट्टनम में ये हुआ था। अगर ये पूछ ले कि कौन से सेनाओं के मध्य हुआ था, तो इनके तीनों सेनाओं के मध्य हुआ था, यानी जल, थल और वायु सेना तीनों है, तीनों के मध्य ये हुआ था। तो भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रफ। बात करें युद्ध अभ्यास की, तो युद्ध अभ्यास है इसका 18वां तो संस्करण था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 2 दिसंबर 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये ओली में। और ओली कहाँ पड़ता है? आपके उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में
उत्तराखंड में पड़ता है। अगले की बात करें संगम अभ्यास, तो संगम अभ्यास भी भारत और अमेरिका के मध्य में हुआ था। 7वां संस्करण था और कहाँ हुआ था? गोवा में। और कब हुआ था? दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में हुआ था। बात करें ये किसका था, तो ये नौसेना अभ्यास था। संगम अभ्यास से ये कौन सा था? नौसेना अभ्यास था। वज्र प्रहार की बात करें तो इसका 13वां संस्करण था और ये हुआ कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और ये दोनों देशों की जो स्पेशल फोर्स होती है उनके बीच में ये हुआ था। तो भारत और अमेरिका के मध्य 2022 में चारों के चारों ये अभ्यास हुए थे। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आती हूँ जो जिनमें वो चारों के चारों ऑप्शन होते हैं या फिर चारों के ही नहीं होते हैं। तो जरूरी नहीं है, मेरा जो इतना ही मोटिव रहता है कि मैं आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा है वो चीज़ें बता पाऊँ, पॉइंट बता पाऊँ। तो इनमें आपको एक ऑप्शन ये, अगर मैं वज्र प्रहार नहीं देती तो यहाँ पे उपरोक्त सभी दे देती तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाता। लेकिन आपके ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं क्योंकि ये भारत और अमेरिका के बीच में 2022 में हुए थे। तो इन चारों को आपको याद रखना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया? 11 अक्टूबर 2014, 1993, 2015 और 2016। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में ये शुरू हुआ था 1993 में। और इसके तहत जो प्रत्येक सांसद होता है, प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष है वो 5 करोड़ तक की राशि के कार्य की अनुशंसा है वो जिला कलेक्टर को कर सकता है। जिला कलेक्टर को कर सकता है। और अगर कहीं भी प्राकृतिक आपदा आ गई है, देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो उसके लिए वो 1 करोड़ रुपए तक की कोई भी संपत्ति का निर्माण करवा सकता है। तो ये कौन सी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो कि 1993 से शुरू हुआ था। बात करें 11 अक्टूबर 2014 की, तो इस दिन सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 में। किस लिए हुई थी? कि जो सांसद होते हैं उनके द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन करके उन्हें ग्राम आदर्श ग्राम पंचायतें बनाना था। बात करें 2015 की, तो 2015 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रूर्बन मिशन है वो शुरू हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है वो शुरू हुआ था। यानी ग्रामीण क्षेत्र का जो सामाजिक हो गया, आर्थिक जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उन्हें देकर विकास करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। अगली बात करें 2016 की, तो 2016 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण वो शुरू हुई थी 20 नवंबर 2016 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ और बूंदी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 मेवाड़ है वो राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कतिपय मामलों में नगरपालिका के किसी स्थान को भरने हेतु सदस्य के निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? 20 में, 19 ख में, 21 क में और धारा 18 में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 3, धारा 21 में। धारा 21 क में है वो विशेष अर्हता यानी योग्यता का उल्लेख है वो किया गया है। अगर ये पूछे कि धारा 21 क में जो विशेष योग्यता है यानी अर्हता है वो कौन सी होती है, तो अगर राज्य सरकार अगर विहित करे नगरपालिका के कुछ स्थानों पर जो अन्य पात्रता के लिए, तो वहाँ पे जो आयु होती है वो कितनी होती है? 21 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष से 35 वर्ष तक होती है, 21 से 35 वर्ष तक होती है। और इसमें है वो जो अधिक सीटें होती है उनके लिए विशेष योग्यता भी होती है। विशेष योग्यता कैसे? यानी कि जो 21 वर्ष से 35 वर्ष होते हैं तो उनमें जो विशेष योग्यता के तहत आरक्षित सीटें हैं वो इनसे अधिक नहीं हो सकती। किन से? मान लीजिए SC, ST, OBC और महिलाएं हैं, उनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं में से 2 से अधिक सीटें नहीं हो सकती। यानी जो कम से कम मान लिया, अधिक से अधिक मान ली 2 ही सीटें हो सकती है, 2 सीटों से अधिक है वो नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे SC, ST, OBC है, ठीक है, सीट की संख्या है वो 3 से कम है, पूरी सीट ही 3 से कम है, तो वहाँ ऐसी सीट केवल 1 ही होगी, ना कि 2, 1 ही सीट होगी। और जहाँ अगर आरक्षित सीट है नहीं है, अनारक्षित सीट की संख्या है और वो 5 से कम है,
अनारक्षित सीट की संख्या 5 से कम है तो वहाँ ऐसी केवल एक ही सीट होगी। कितनी होगी? एक ही सीट होगी। तो ये जो विशेष उपबंध है वो किस में दिए गए? धारा 21 से क में दिए गए हैं। और धारा 21 में क्या दिए गए हैं? जो अभी हमने पीछे देखा था कि सदस्य होने के लिए जो योग्य व्यक्ति होगा यानी योग्यता होगी, अर्हता होगी, अर्हत व्यक्ति, तो वो किस में दी गई है? 21 में दी गई है। और 21 क में विशेष योग्यता दी गई है। धारा 20 में है। धारा 20 में क्या दिया गया है? जो निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए जो कर्तव्यों का जो अपनी ड्यूटी का भंग कर देगा तो उसके लिए जो जुर्माना है, जो सजा है, वो किस में? धारा 20 में है। 19 की बात करें तो धारा 19 में जो प्रति व्यक्ति जो प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे यानी डिप्लॉयड होंगे उनके बारे में दिया गया है। धारा 18 में क्या दिया गया है? जो धारा 18 में जो कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाता है यानी जो स्थानीय प्राधिकारी है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कहने पर है वो ईआरओ को है वो कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। वो किस में दिया हुआ है? धारा 18 में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ला पेनोस युद्ध अभ्यास का थर्ड संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया? हिंद महासागर क्षेत्र में, अमेरिका में, तंजानिया में, दक्षिण अफ्रीका में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हिंद महासागर में है वो ला पेनोस युद्ध अभ्यास है वो का थर्ड संस्करण है वो आयोजित किया गया था। अब इस अभ्यास के बारे में थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो अभ्यास है ये नौसैन्य अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है। दूसरा ये कि ये है बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास है। बहुराष्ट्र यानी इसमें कौन कौन से राष्ट्र है वो शामिल है? इसमें एक तो फ्रांस हो गया, फ्रांस, और फ्रांस के साथ क्वेड में जितने भी शामिल है, क्वेड में कितने देश शामिल है? इसमें 4 शामिल है। कौन कौन से? भारत शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश हो गए तो क्वाड हो गया। उसके साथ इसमें यूके की जो रॉयल नेवी है उसके इनके मध्य है ये ला पेनोस युद्ध अभ्यास का थर्ड संस्करण हुआ है 2023 में। आयोजन कहाँ हुआ? हिंद महासागर में हुआ और ये नौसैन्य अभ्यास है। एक और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, कौन सा? डेजर्ट फ्लैग 8 यानी इसका 8वां संस्करण है। ये भी 2023 में हुआ, बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास है और किसका है? वायुसेना का है। ये किसका है? वायुसेना का है। और इसमें देश शामिल कौन कौन से हैं? इसमें यूएई, फ्रांस, कुवैत, इसमें काफ़ी देश शामिल है, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ यूके, बहरीन और मोरक्को, स्पेन, अमेरिका तथा रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना कि डेजर्ट फ्लैग है उसमें कितने देश शामिल है, बस आपको ये याद रखना है कि ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। डेजर्ट फ्लैग 8 है तो इसका 8वां संस्करण है। वायुसेना का ये अभ्यास है और साथ में इसका आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इसका एक आयोजन जो आयोजक है वो कहाँ हुआ था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ये चीज़ें याद रखनी है। तो आपको दोनों के बारे में याद रखना है कि ला पेनोस युद्ध है ये भी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और जो आपका डेजर्ट फ्लैग 8 है ये भी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सत्य कथन बताना है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है वो 2014 में आरंभ किया गया। इसके तहत 3 उप मिशन है वो संचालित हैं। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014 में आरंभ किया गया, सही है। इसके तहत 3 उप मिशन है, नहीं, इसके तहत 4 उप मिशन है। कौन कौन से? एक तो वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास पहला उप मिशन तो ये है क्षेत्र विकास। इसका दूसरा कौन सा है? दूसरा उप मिशन है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी मृदा स्वास्थ्य से संबंधित है। तीसरे की बात करें तो तीसरा है इसमें कृषि वानिकी पर उप मिशन, कृषि वानिकी पर उप मिशन। और चौथे की बात करें तो चौथा है परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसके कितने हैं? इस मिशन के अंतर्गत 4 उप मिशन है। कितने हैं? 4 सब मिशन बोल दे या उप मिशन है। तो आपका ओनली फर्स्ट सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, असुमेलित युगम यानी क्षेत्रों के नाम और एक खनिज दिया गया है। तलवाड़ा, लिलवाणी, कालोकुंटा, मैग्नीज, यानी इन जगह पर मैग्नीज पाया जाता है। मोरिजा, डाबला, नीमला, सिंगाना, लोहा ऐसे पाया जाता है। मंगला, ऐश्वर्य, रागेश्वरी हीरा उत्पादन क्षेत्र है। पलाना, खारी और चानेरी कोयला उत्पादक क्षेत्र है।
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगला ऐश्वर्य रागेश्वरी ये तेल उत्पादक क्षेत्र है, तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तलवाड़ा लीलवानी कालूखुंटा मेघनीज से संबंधित है क्योंकि इसका लीलवाना है वो काफी प्रसिद्ध है, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। मोरिजा डाबला निमला लोह ऐसक और पलाना खारी चानेरी कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका में किसी स्थान को भरने हेतु सदस्य के लिए अर्हता उल्लेखित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, धारा 21। धारा 21, इसमें मैं आपको ये बार बार क्वेश्चन लेके आ रही हूँ ताकि इससे जो 4-5 के जो आपकी धाराएं हैं इनके सारे के सारे आपके जो की पॉइंट है आपको याद हो जाए, यानी इनकी हेडलाइन आपको याद हो जाए। धारा 19 की बात करें तो यानी जो डेपुटेशन पे होते हैं, प्रतिनियुक्ति पे होती है, उनके बारे में है। धारा 20 में जो निर्वाचक नामावली में जो व्यक्ति कर्तव्यों का भंग करते हैं उनके लिए हैं, यानी सजा और जुर्माना इनके में। धारा 21 में देखें तो सदस्य होने के लिए अर्हत योग्यता बोल दे, अर्हता बोल दे। और 21 कह के पूछ ले तो जो कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष योग्यता है वो किस में है? धारा 21 क में है। धारा 22 की बात करें तो 22 में एक से अधिक वार्ड पर चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी वो प्रतिबंध दिया हुआ है, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध दिया है कि एक से अधिक सीटों पर, एक से अधिक वार्ड के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है, वो किस में है? धारा 22 में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, HD 3385 क्या है? चीन द्वारा विकसित 12मासी चावल की किस्म, ICAR द्वारा गेहूं की एक नई विकसित किस्म, सौरमंडल के बाहर पृथ्वी के समान खोजा गया ग्रह और भारत का पहला उच्च प्रोटीन चावल। तो सबसे पहले तो इसके आंसर की बात करते हैं। HD 3355 क्या है? 3385 क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। ICAR द्वारा गेहूं की एक नई विकसित किस्म है जो गर्मी व बदलते मौसम में यानी जलवायु के जो भी प्रभाव होंगे उससे बच सकने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन 2 हो गया। आगे बात करें कि चीन द्वारा विकसित 12मासी चावल की किस्म, तो वो है PR23। PR23, इसे भी आप याद रखें। अगला, सौरमंडल के बाहर पृथ्वी के समान खोजा गया समान ग्रह, तो वो कौन सा है? वो है वोल्फ 1069B। भारत का पहला उच्च प्रोटीन चावल, तो ये है CR धान 310, CR धान 310। और अगर पूछ ले कि उच्च जिंक चावल तो वो कौन सा है? वो है CR धान 315। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। भारत का पहला उच्च प्रोटीन चावल है CR धान 310, उच्च जिंक चावल है CR धान 315। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। पन्नालाल शाह तालाब है वो खेतरी झुंझुनू में, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तालाब शाही बाड़ी धौलपुर में, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। बाला किला अलवर, ये भी बिल्कुल सही है। सरवाड़ किला अलवर, ये गलत है, अलवर ना होगी क्या होगा? अजमेर होगा। तो ये कुछ आपके दो जो आपकी ये आर्थिक समीक्षा है उसमें आए हुए हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 है, उसमें इनका जो संरक्षण किया गया है जीर्णोद्वार, यानी इनका विकास कार्य किया गया है, तो ये उनमें आए हुए हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें फतेहगढ़ किला पूछ ले आपसे, फतेहगढ़ का किला, तो ये कहाँ पे है? ये भी अजमेर में है। पन्नालाल शाह तालाब पूछ ले तो खेतड़ी झुंझुनू में है। पटवों की हवेली जैसलमेर में, आपको पता है। शिव मंदिर बावड़ी, तो ये कहाँ पे है? ये जोधपुर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है? जोधपुर में। तो इसमें कुछ का जो है वो इसमें जिक्र किया गया था, तो मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं, ताकि अगर इनसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इनसे काफी बार पूछ लिया जाता है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सरवाड़ किला कहाँ पे है? अजमेर में है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा और अलवर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा में है वो, ये प्रस्तावित है। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत नगरपालिका के सदस्य होने के लिए आवश्यक अर्हता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति आरक्षित किसी भी स्थान की दशा में संबंधित
आरक्षित वर्ग का होना चाहिए। वह नगर पालिका किसी वार्ड के लिए निर्वाचक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। महिला आरक्षित किसी स्थान की दशा में महिला होनी चाहिए। वह नगर पालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक होनी चाहिए। यानी जो आपका आरक्षित सीट आई है, अब की बार आरक्षित सीट आई है, वो किसकी है? महिला सीट है, महिला सीट है। तो उस दशा में है वो महिला ही होनी चाहिए, और वो महिला उस जो नगर पालिका वार्ड है उसकी निर्वाचक होनी चाहिए, यानी उसका उसी नगर पालिका वार्ड में वोट होना चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में संबंधित वर्ग की महिला होनी चाहिए। वह नगर पालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह है वो कहाँ किया गया? रोम इटली, टोक्यो जापान, मैड्रिड स्पेन और नई दिल्ली भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, रोम इटली। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का जो उद्घाटन है वो हुआ था रोम इटली में हुआ था। अगर पूछ ले, इसका आयोजन तो हो गया रोम इटली में, अगर आयोजक पूछ ले कि इसका आयोजन किसने किया था, तो ये किया था FAO। कौन सा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो वो कहाँ पे है? रोम में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। अगर यहाँ पूछ ले कि यहाँ पे भारतीय दल के नेता कौन थे, भारतीय दल के नेता, तो वो थी सुश्री शोभा करंदलजे, ये भारतीय दल की नेता थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह है तो रोम इटली में। आयोजक कौन था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगर हम इनकी और बात करें कि टोक्यो जापान में किसका सम्मेलन हुआ था, तो टोक्यो जापान है, वहाँ पे ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन है वो हुआ था। क्वाड शिखर सम्मेलन जो 4th संस्करण था ना, आपकी बात टोक्यो जापान में हुआ था। अगर मैड्रिड स्पेन की बात करें तो इसमें नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था। नाटो शिखर सम्मेलन पूछ ले तो वो हुआ था मैड्रिड स्पेन में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। जोतों की कुल संख्या में वृद्धि होने का कारण नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण और संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि तो है ही, जनसंख्या वृद्धि है तभी तो जोतों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी ये तो कारण है। औद्योगिकरण और नगरीकरण ये कारण नहीं है। संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन ये भी है, ये भी वृद्धि होने का कारण है। मान लीजिए एक पिता है, उनके 4 बेटे हैं, तो एक तो पहले उनकी जो खेत की संख्या थी वो एक ही थी, लेकिन अब उनका जो विभाजन होगा, विघटित हो गए, तो यानी उनके 4 खेत बन जाएंगे। तो जोतों की संख्या का, अगर संयुक्त परिवार ये एक ही परिवार में रहते थे तो यानी एक ही थे, अब ये चारों के चारों अलग अलग हो गए तो विघटन हो गया, तो यानी संयुक्त परिवार का प्रथा का विघटन होगा तभी जोतों के में वृद्धि होगी। तो कारण नहीं है, कौन कौन से बी और सी है वो नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन है 3rd। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबदीन और शाह मोहम्मद। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, साहिबदीन। साहिबदीन है वो कहाँ से थे? मेवाड़ से थे। रुकनुद्दीन मैंने बताया था कहाँ से थे? बीकानेर चित्रकला शैली से थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। नगर पालिका के किसी स्थान को भरने के लिए सदस्य होने के लिए किन वर्गों में आरक्षण दिया जाता है? अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष एवं महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला, सामान्य वर्ग पुरुष व महिला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का जो 22वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, सलोस एलमाउ जर्मनी में, नोम पेन कंबोडिया में और मेक्सिको सिटी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, नई दिल्ली में। जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 था, इसका संस्करण तो कौन सा था? 22वां था। और ये हुआ कब था? 22 से 24 फरवरी 2023 में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसके सम्मेलन में क्या हुआ था कि इसमें जो ऊर्जा और जो संसाधन है, ऊर्जा व संसाधन संस्थान है, उनका ये वार्षिक सम्मेलन था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर, ऊर्जा संक्रमण पर, संसाधन सुरक्षा पर,
संसाधन सुरक्षा पर, इन चीज़ों पर इनमें क्या हुई थी, चर्चा हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगर इन तीन ऑप्शंस की और चर्चा करें, बात करें ऑप्शन 2 स्लोस एल्माउ जर्मनी, तो यहाँ पे जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था जिसका 48वां संस्करण था, तो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था स्लोस एल्माउ जर्मनी में हुआ था। नोम पेन है कंबोडिया की बात करें तो यहाँ पे जो एशियन शिखर सम्मेलन है, एशियन शिखर सम्मेलन है ये भी हुआ था, और साथ में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है वो भी हुआ था। तो ये दोनों कहाँ हुए थे, कंबोडिया में हुए थे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें सेवा क्षेत्र के क्षेत्र दे रखे हैं और इस साइड योगदान दे रखा है, यानी सेवा क्षेत्र में किन किन का योगदान है वो कितना है, हमें सुमेलित करना है। सबसे पहली बात सेवा क्षेत्र है, तो ये तो सारे उप क्षेत्र दिए हुए। सेवा क्षेत्र का हमें पता है कि अगर प्रचलित कीमत में योगदान पूछ ले, सेवा क्षेत्र का प्रचलित में कितना है, 43.74% है, और ये किस में है, स्थिर कीमत पर है। तो ये तो हमें याद रखना ही रखना है। तो प्रचलित कीमत हो चाहे स्थिर कीमत हो, सेवा क्षेत्र का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में कितना रहेगा, 43.74% अब की बार। अब बात करें सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र की, तो व्यापार, होटल तथा जलपान है, उसमें जो इसका योगदान है वो कितना है, इसमें योगदान है 27.69%, इसमें इसका योगदान है। गृह परिवहन भंडारण एवं संचारण, इनकी बात करें तो इनका कितना है, इनका है 11.78%। ये गृह आ गया, इसमें परिवहन भंडारण एवं संचार होएगा, तो इसमें कितना है, 11.78% का इसका योगदान है। वित्तीय सेवाएं देखें तो वित्तीय सेवाएं का कितना है, 9.27%। लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन का है 7.07%। तो इस प्रकार इनका मिलान करके अगर आपसे नीचे कूट दे दे तो उसमें आपको राइट क्लिक करना है। व्यापार, होटल तथा जलपान का कितना है, 27.69, परिवहन भंडारण एवं संचार का 11.78, वित्तीय सेवाएं 9.27 और लोक प्रशासन 7.07%। तो ये आपके राइट आंसर होंगे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र की निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है, यानी उस तेल क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, पूनम, मंगला, सीता और सुमित्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पूनम तेल का कुआं है वो है बीकानेर नागौर बेसिन में, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोजा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक वार्ड के लिए चुनाव लड़ने पर निर्बंधन यानी प्रतिबंध है, क्या है, प्रतिबंध का प्रावधान है, 21, 22, 20 और 19। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 22, राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश और गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, इंदौर मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था, और ये यहाँ पे 17वां संस्करण था। कौन सा था, 17वां संस्करण था। अगर बात करें इनका आयोजन कब से कब हुआ था, तो 8 से 10 जनवरी 2023 को यहाँ पे आयोजन हुआ था। अब बात करें कि इसकी थीम क्या थी, थीम से पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये इसकी थीम थी। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि ये पूछा जा सकते हैं कि जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 है के मुख्य अतिथि है वो कौन थे या फिर कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो कौन थे तो पूछ ले तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। और ये कहाँ के थे, ये गुयाना के राष्ट्रपति थे। तो आपको इस चीज में 3 चीजें याद रखनी है। कहाँ इसका आयोजन हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, संस्करण 17वां था, थीम याद करनी है, और मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जयपुर चाकसू में, जोधपुर में,
बालोतरा बाड़मेर में और नाथद्वारा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जोधपुर में। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में खोली जाएगी। ये अपने बजट 2023-24 के क्वेश्चन है, 23 से 24 का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में खोली जाएगी। अगर जयपुर चाकसू की बात करें तो यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा ये खोला जाएगा। इससे क्या होगा कि जो सभी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्म की सुविधा दी जाएगी। तो जयपुर चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा खोला जाएगा। आपसे पूछ ले कि यूनानी विश्वविद्यालय, यूनानी विद्यालय तो ये कहाँ खोला जाएगा। यूनानी महाविद्यालय पूछे तो बालोतरा बाड़मेर में। अगर यूनानी चिकित्सालय पूछे, यूनानी चिकित्सालय तो ये कहाँ खोला जाएगा, ये नाथद्वारा में खोला जाएगा। और अगर पूछ ले आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला जाएगा झुंझुनू में। कहाँ पे, झुंझुनू में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जोधपुर में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा जयपुर चाकसू में। यूनानी महाविद्यालय बालोतरा बाड़मेर में। यूनानी चिकित्सालय नाथद्वारा में। और आयुर्वेदिक चिकित्सालय झुंझुनू में। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत समाहित किया गया। मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात ये 2015 में गठित की गई। और यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह वितरण निगमों कौन सा है, यानी आपका जेवीएनएल यानी जयपुर वितरण निगम। दूसरा जेडीवीएनएल यानी जोधपुर विद्युत वितरण निगम। और एक एवीएनएल अजमेर विद्युत वितरण निगम। प्रसारण निगम यानी आरवीपीएन और उत्पादन यानी आरवीयूएनएल इनकी सूत्रधारी कंपनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। नगर पालिका के चुनाव के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को निर्धारित करता है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, नगर निगम और स्वायत्त शासन विभाग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। राज्य निर्वाचन आयोग है वो नगर पालिका के चुनाव के लिए जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख है उसे निर्धारित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन। सुमेलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ हुआ। विश्व मसाला कांग्रेस 2023, राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन और आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन। तो इसमें सबसे पहले की बात करें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन, तो ये इसका आयोजन हुआ था कोच्चि में। इसका कौन सा 18वां संस्करण था। ये क्यों हुआ था, इसका विषय था कि सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से जो स्वास्थ्य प्रणालियां होती हैं उनको मजबूत करना। अगला विश्व मसाला कांग्रेस 2023, इसका जो आयोजन है ये 6 से 8 फरवरी 2023 को हुआ था। 6 से 8 फरवरी, ठीक है, 2023 को इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में आयोजन हुआ, जो कि 14वां संस्करण था। आपको संस्करण शायद नहीं पूछे कौन सा था, कहाँ हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले की बात करें राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन, तो राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन है ये चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। और इसका क्या विषय था कि जो तटीय सुरक्षा है, तटीय सुरक्षा को के सहयोगात्मक प्रयास के लिए है, ये इसमें किया गया था। तो तटीय सुरक्षा सम्मेलन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। बात करें आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की, तो ये हुआ था देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ हुआ, देहरादून उत्तराखंड में। तो ये आपके सुमेलित हो जाएंगे। ए में यही रहेगा, बी में यही रहेगा, इसमें ये होगा और इसमें ये होगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आज मैंने काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 40 करवाए हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो वहाँ से भी आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। तो चलिए अब मिलते हैं हम कल वाली क्लास में। कल और हमारा लास्ट है वो टेस्ट रहेगा, उसके बाद हम अच्छे से हमारा एग्जाम दे के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के लिए। धन्यवाद।